जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। चलिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी संदिग्ध वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है ए अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो चलिए इसका राइट आंसर है 2। कितने होते हैं रचना की दृष्टि से 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पहला है सहायक क्रिया, बा नामबोधक, सा पूर्णकालिक क्रिया और डी भूतकालिक क्रिया। तो चलिए इसका राइट आंसर है सी। कौन सा? सी पूर्णकालिक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है विशेष से क्या है। विशेष और विशेषण। तो इसका पहला ऑप्शन है जिस शब्द के विशेषता बताई जाती है, बी ऑप्शन जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है ए जिस शब्द की विशेषता क्या होती है बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष से। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार की होती है। दोस्तों में बताना कि सर्वनाम कितने प्रकार की होती है। तो ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। तो सर्वनाम कितने प्रकार की होती है 6। तो इसका राइट आंसर है सी। इसी तरह से दोस्तों संज्ञा भी कितनी होती है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसके होते 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 15। तो चलिए इसका राइट आंसर है सी। हिंदी में कितने होते हैं सर्वनाम, 11 सर्वनाम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। पहला है व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी देशवाचक और डी भाववाचक। तो संज्ञा का इसमें प्रकार व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है, जबकि देशवाचक नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर है देशवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन संश्लिष्ट, बी ऑप्शन विश्लिष्ट, सी ऑप्शन श्लिष्ट, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी विश्लिष्ट। जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति हो उसको कहा जाता है विश्लिष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। तो रचना के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन है दिन, बी ऑप्शन आँख, सी ऑप्शन विज्ञान, डी ऑप्शन घोड़ा। तो चलिए इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसका विज्ञान। तो इसमें विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4,
डी ऑप्शन 8। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी। तो शब्दांश दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो ए खामोश, बी कबूतर, सी चिराग और डी हक। तो इसका राइट आंसर है खामोश फारसी है, कबूतर ही फारसी है, चिराग भी फारसी है। तो जो फारसी नहीं वो है हक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हक शब्द फारसी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी एक। तो चलिए इसका राइट आंसर है, क्या कहेंगे हम, प्रतिधन यक। तो जो हो जाएगा प्रत्येक, तो इसका है प्रति, राइट आंसर है प्रति। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने? 4 प्रकार के होते हैं। यदि प्रश्न आए कि अर्थ के आधार पर क्या हो जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो हमें बताना है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। तो ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अर्थ। तो चलिए इसका राइट आंसर है ए, क्या है? ए, राइट आंसर ए वाक्य। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? ये वाक्य के अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी शब्दांश, ऑप्शन डी भाषा। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी पद। क्या बोलते हैं इसको? पद बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो भाषा कैसी दोस्तों? दो अलग अलग भाषा, उनके मेल से क्या बनेगा? तो भाषाएं अलग अलग होंगी तो उनके मेल से बनेगा। तो ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी संकर। तो इसका राइट आंसर है डी। तो क्या बनेगा? संकर शब्द बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में बताना है कि शब्द कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययभाव, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसमें दिया गया नीलांबर, नीला है अंबर। अब इसमें यदि बहुब्रीहि होता है तो बहुब्रीहि समास में लगा देते, क्योंकि नीलांबर अर्थात बहुब्रीहि समास। अगला तो इसमें लगेगा हमारा कर्मधारय समास, यानी अंबर वस्त्र कैसा है? नीला। तो पहला पद दूसरे पद की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इसमें नीला है अंबर, अर्थ इसमें आ जाएगा कर्मधारय समास। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या करेंगे? टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो हमें बताना है कि दो पद, उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर के नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो चलिए इसका राइट आंसर है ए बहुब्रीहि समास। तो इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ लिखिए दशानन, ना तो ए पद प्रधान हो ना ए पद प्रधान, ना पूर्व पद हो ना अंतिम पद प्रधान है, बल्कि इसका जो नया शब्द नया अर्थ निकला वो निकला रावण। दस है आनंद, दस है सिर, अर्थात कौन है? रावण। ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
किस समास में दोनों प्रतिपदान होते हैं? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो जिसमें क्या बताना है, उत्तर पद और पूर्व पद क्या हो, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, इसमें माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान है। तो जिसमें उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास में क्या हो, ना पूर्व पद प्रधान हो और ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई नया शब्द या नया पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है द्विगु समास। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो हमें क्या बताना था कि जिसमें दोनों पद प्रधान न हो करके कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे दशानन, 10 हैं आनन। क्या लिखेंगे? 10 हैं आनन। अर्थात कौन होगा? तो अर्थात से समझ में आ जाएगा रावण, जिसके 10 हैं सिर, अर्थात कौन होगा? रावण। तो इसमें न तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, ना 10 प्रधान है और ना मुख्य प्रधान है, बल्कि कौन प्रधान है? रावण प्रधान है। तो इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले टॉपिक में मिलेंगे। चलिए तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।